नाटकीयता की बात मैं उदाहरण देकर कहना चाहूंगा। कभी हाल के दिनों में फैशन हो गया था, कुछ लोग संविधान ऐसे ऐसे दिखाते चलते थे। इस संविधान दिखाने वाले प्रकरण पर जब मैं चुनाव प्रचार में था तो देहात के आम जनता भी कह रहे थे, चोर मचाए शोर। ये जिन्होंने संविधान पर अनेकों बार खतरे उत्पन्न किए थे, ये लोग संविधान दिखाते चल रहे थे और यदा कदा आज कल भी दिखाते चल रहे हैं। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। भारत का संविधान जो 355 अनुच्छेदों में व्यक्त है, उसकी जो आत्मा है प्रियम्बल है, और उस प्रियम्बल में भी जो भूमिका में भी 4 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसकी भी आत्मा की भी आत्मा है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अभी सुबह भी उस तरफ के बेंच वाले लोग जस्टिस जस्टिस वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे थे। इस जस्टिस को ही लिया जाए, इस जुडिशियरी को ही लिया जाए। इस न्याय प्रणाली पर सबसे ज्यादा चोट किसी ने पहुंचाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की सरकारें हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन रद्द कर दिया। चाहिए था उन्हें गरिमापूर्ण ढंग से स्टेप डाउन करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया और 25 जून 1975 को उन्होंने इमरजेंसी थोप दिया। यह जनतंत्र पर हमला था, न्यायपालिका को पर हमला था, न्यायपालिका का अवमानना था। और इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, 38वां संशोधन लाया, अमेंडमेंट 38, और उसमें कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश को कोई भी न्यायालय स्क्रूटनी नहीं कर सकता। यह न्यायपालिका पर सीधा साधी हमला था और अभी ये जस्टिस जस्टिस और संविधान का नारा दे रहा है। इन्हें हक नहीं है कि ऐसा नारा लगावें। तत्पश्चात 39th अमेंडमेंट आया, 39वां संशोधन। 39वां संशोधन यह और भी अद्भुत था। उस 39वें संशोधन से कह दिया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह क्या था? क्या यह न्यायालय का सम्मान था? बिल्कुल ही न्यायालय की अवमानना थी। और प्रधानमंत्री अकेले नहीं रहे, इसलिए स्पीकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी उसमें जोड़ा। ये कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी संविधान का हवाला देती है, क्या किया? 2 ऐसे अवसर आए हैं महोदय, 2 ऐसे अवसर आए हैं देश में जब 5 सीनियर जजों को अवकर्मित करते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2 ऐसे अवसर आए। परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश बनाया जाएगा, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी और उसी कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने संविधान पर इतना बड़ा हमला बोला, जुडिशियरी पर इतना बड़ा हमला बोला कि 2 बार 5-5, 6-6 वरीय न्यायाधीशों को वरीयता को लांघते हुए अपने चहेते को प्रधान न्यायाधीश बनाया।
यह तो और भी अद्भुत है। इतना से भी संतोष नहीं हुआ, इतना से भी संतोष नहीं हुआ। 42वां संशोधन लाया गया इसी इमरजेंसी के दौरान, 42वां संशोधन। और संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि यह जो 42वां संशोधन था वह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसने संविधान के मूल धारणा को ही बदल दिया, संविधान के अनेक अनुच्छेदों में परिवर्तन कर दिया, अनेक नए अनुच्छेद उसमें जोड़ दिए। सबसे पहले काम क्या किया? इस 42वें संशोधन से ही प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़ा, उसमें से एक शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है। यह पहले से नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द इसी 42वें संशोधन से संविधान में ऐड किया गया। कांग्रेस वालों से ही पूछा जाना चाहिए कि इस शब्द को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? क्या इंदिरा गांधी मानती थी या आज के कांग्रेसी कह सकते हैं कि ये 42वें संशोधन के पहले यानी 1975 के पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? कोई कह सकता है कि नेहरू जी के शासन में, शास्त्री जी के शासनकाल में सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं थी या देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? यह अनावश्यक शब्द घुसेड़ा गया है और यह तुष्टीकरण के लिए किया गया है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमारा देश सदैव धर्मनिरपेक्ष रहा है। हमारा देश एक प्राचीन देश है, हजारों साल की हमारी सभ्यता है और हमारे महापुरुषों ने कहा ही है, यानो भद्रा कर्तवा संतो निरामया, यानी कि सभी दिशाओं से, सभी तरफ से भद्र विचार हमारी ओर आए। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि हमारे देश की खिड़कियां खुली रहें लेकिन पैर जमीन में गड़ा रहे। इसलिए कोई भी झोंका आने से हमारा पैर न उखड़े लेकिन नए नए विचार हमारे आते रहें। तो हम तो सबों का सम्मान और सबों का आदर करते रहे हैं। पहले यहां जो यहूदी आए उनका भी सम्मान हुआ, जो पारसी आए उनका भी सम्मान हुआ, किसी का भी यहां अपमान नहीं हुआ। दुनिया में अनेक देशों में अत्याचार हुए लेकिन यहां कहीं भी कभी भी धर्म के आधार पर कोई वितंडा नहीं खड़ा हुआ। तो यह शब्द जो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया यह बहुत ही निरर्थक और केवल तुष्टीकरण के लिए किया गया था। इस 42वें संशोधन के माध्यम से ये जो संसद है, संसद में लोकसभा का कार्यकाल 6 साल बढ़ा दिया। इतना डर तत्कालीन कांग्रेसियों को था कि 5 साल के कार्यकाल को उन्होंने 6 साल कर दिया। यह भी संशोधन में था। मैं विस्तार से आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। यह तो चर्चा हो जाती है कि देश के संविधान पर हमला हुआ, 1975 में हमला हुआ, इमरजेंसी में हमला हुआ, लेकिन क्या क्या चीजें हुई थी, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं इसलिए मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। इस संशोधन के जरिए कहा गया कि जो संविधान में संशोधन होता है कोई भी हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं करेगा। हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता, पहले भी था आज भी है, लेकिन हाई कोर्टों के अधिकार को इंदिरा जी ने समाप्त कर दिया। कोई भी रिट सुनने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है मिनिमम 5 सदस्यों से बेंच गठित होता है। यह 42वें संशोधन के माध्यम से कह दिया गया कि 5 सदस्यों की बेंच
किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मामले का सुनवाई नहीं करेगी। उसकी संख्या बढ़ा दी गई। यह भी कहा गया कि भारत के कानूनों की समीक्षा जो विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं वो उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। यानी कि पूरा का पूरा संविधान की जो मूल भावना थी उसको बदलने का प्रयास किया गया। भारत की जनता धन्य है, धन्यवाद की पात्र है कि वे इन चीजों को 77 के चुनाव में उखाड़ फेंके और हमारी जनता पार्टी की सरकार जब आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही न्याय मंत्री थे, विधि मंत्री थे, उन्होंने 44वां संशोधन लाया और ये सारी गलतियों को दुरुस्त किया। तो इसलिए संविधान पर बोलने का इनका कोई हक बनता नहीं है। संविधान पर जब जब हमले हुए हैं इन्हीं के द्वारा हुए। इस चुनाव के दरमियान एक और भी नारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, आरक्षण खतरे में है। बताइए, दूध के अगोरिया बिलाई। हम लोग बिहार में कहावत कहते हैं कि दूध के अगोरिया बिलाई, माने कैट को आप मिल्क का गार्डिंग करने के लिए दे दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण का कब से समर्थक हो गई? हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी है। हम चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में भी काम किया है और सबसे अधिक हमारे श्रद्धा पुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको इस सरकार ने ही भारत रत्न देने का काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया है। आरक्षण के लिए ये लोग लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों के जमाने में भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सुविधाएं थी शिक्षा विभाग में, और 1951 में एक राज्यवार सूची बनी थी जिसमें पिछड़े जातियों को कुछ चिन्हित किया गया था। 1951 की बात है, तो बहुत रफ था वो, और शिक्षा में कुछ सुविधाएं और छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती थी। देश के कोने कोने से मांग होती रही कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं सुनी। बहुत दबाव पड़ा तो 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया। 1955 में काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट जारी कर दी, और आज जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो उस सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, कहते हैं कि सेक्रेटरी रैंक में ओबीसी के नहीं हैं। ये तो जवाब उन्हीं को देना चाहिए कि जब काका कालेलकर की अनुशंसा थी कि क्लास फर्स्ट एंड क्लास 2 में 33% आरक्षण ओबीसी को हो और क्लास 3 एंड क्लास 4 में 40% आरक्षण हो, तो नेहरू जी ने आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? उन्होंने 1962-63 में राज्य के मुख्यमंत्रियों को क्यों पत्र लिख करके मना कर दिया कि इस आधार पर आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए? आगे आइए, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन रूप जनसंघ भी शामिल था, तो उस सरकार ने 1978 में बीपी मंडल आयोग बनाया। 1980 में मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट भी सौंप दिया। 80 से 90 बीत गया महोदय, और इस 10 साल में कांग्रेस की ही सरकारें अधिकतर रहीं। किसी भी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? और आज यदि मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में लागू हो गई होती, तो आज कितने सचिव और प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव बनकर के रिटायर हुए होते। लेकिन इन्होंने मंडल कमीशन को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय आदरणीय बीपी सिंह जी का।
और उस सरकार को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था कि हमारे समर्थन के चल रही सरकार वीपी सिंह की सरकार ने ही मंडल कमीशन को लागू किया। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ, देश में पक्ष और प्रतिपक्ष में माहौल बना, तो संसद में बहस हुआ। आज के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के पिता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने 2 दिन तक लगातार भाषण किया मंडल कमीशन के खिलाफ। 2 दिन तक लाइब्रेरी में जाकर देखा जा सकता है। सितंबर महीना था, ईस्वी जरा हम गड़बड़ा रहे हैं, हाँ 90 ही होगा। सितंबर 90 में 2 दिन तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी मंडल कमीशन के विरोध में बोलते रहे। और आज उनका बेटा संविधान लेकर कि संविधान खतरे में है, पिछड़ा वर्ग खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो यह बहुत आश्चर्य होता है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में देश को एक फुल फ्लेजेड और पहला प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से देने का काम किया है। महोदय, मैं बिहार की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है कि हमारे 2 उप मुख्यमंत्री पहली सरकार में दोनों ओबीसी के थे। अभी भी एक ओबीसी का ही उप मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी का ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अभी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला राज्यसभा में भेजने का, तो एक मैं ओबीसी का, ओबीसी में भी ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, और यहां अगर बैठी होंगी डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, दोनों अति पिछड़े जातियों को बीजेपी ने भेजा। यह सामाजिक न्याय है। 2006 में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बनी, तो पंचायतों में आरक्षण हुआ। उस आरक्षण व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से ये लागू हुआ। माननीय भीम जी, आपका समय खत्म हो चुका है, तो खत्म हो गया महोदय, तो मैं भाषण भी खत्म करूंगा, लेकिन आज पहला है तो पूरा बोलने का अवसर दिया जाए, और नहीं तो 21 मिनट हो चुका है। ओके, तो महोदय 20 मिनट्स इट्स कंप्लीटेड, 21 मिनट। कहने का आशय यह है कि सबका जी कंक्लूड नाउ आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना बात को यहीं समाप्त करते हैं, और जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।